रीबर्थ आफ्टर फर्स्ट नाइट एपिसोड 3। कुछ देर पहले अगस्त्य मीटिंग में बैठा हुआ था, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ देखा जिस पर जगदीश का नंबर था। उसने फोन अनुभव को दे दिया और उसे वहां से जाने का इशारा कर दिया। अनुभव ने फोन उठाकर कान में लगाते हुए कहा, हेलो सर। बॉस अभी मीटिंग में है। सामने से जगदीश ने कुछ कहा तो उसने जल्दी से कहा, ओके सर, मैं अभी नीचे जाता हूँ। अपनी बात खत्म करने पर जगदीश ने फोन काट दिया तो अनुभव वापस मीटिंग रूम में गया और जैसे ही अगस्त्य को कुछ बोलने लगा तो अगस्त्य ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया, जिस वजह से वो शांति से वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो अगस्त्य खड़ा हुआ और अपने कैबिन में आ गया। वो अभी अपने कैबिन में आया तभी पीछे से किसी ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, आई मिस यू। प्रेजेंट टाइम। ये आवाज अगस्त्य कभी नहीं भूल सकता था। इस आवाज से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसने जल्दी सा हाथ अपने गले से हटाया और पलट गया। सामने अमायरा खड़ी थी। उसने गुस्से में कहा, अमायरा, माइंड यूअर मैनर। कहते हुए वो 2 कदम उससे दूर हो गया। अमायरा ने अगस्त्य के इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बोली, क्या अगस्त्य, एक तो हम इतने दिन बाद मिल रहे हैं और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। लेकिन अगस्त्य ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना फोन निकाला और उससे किसी को कॉल लगा दिया। कैबिन से जुड़े कमरे में सिया थी। वो व्हीलचेयर पर बैठे यहां देख रही थी। दोनों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो उन दोनों को साथ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सामने से जैसे ही फोन उठा अगस्त्य ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, रिसेप्शन पर कौन है, भेजो मेरे कैबिन में। कहते हुए उसने फोन काटकर टेबल पर रखते हुए अमायरा को देखकर कहा, जाओ यहां से। अमायरा ने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, ओहो, तो तुम ये सब उस लंगड़ी पत्नी की वजह से कर रहे हो। अमायरा आगे कुछ कहती तभी अगस्त्य उसके पास आया और उसके गाल पर चाटा झड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी के बारे में बोलने की। तुम होती कौन हो मेरी पत्नी के बारे में बोलने वाली, निकलो यहां से। अमायरा की बात सुनकर सिया की धड़कनें तेज हो गई, जो अगस्त्य के किए बर्ताव से धीमी होने लगी थी। अमायरा का हाथ उसके गाल पर आ गया। उसकी आंख से आंसू निकल गए। उसने रोते हुए कहा, अगस्त्य, तुम भूल कैसे गए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझ। तभी अगस्त्य ने उंगली दिखाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। प्यार, प्यार शब्द तुम्हारी जुबान से अच्छा नहीं लगता। जो प्यार तुम करती हो वो प्यार नहीं है, ये तुम अच्छे से जानती हो। अमायरा को अगस्त्य की बात चुभ रही थी। वो उसकी बेइज्जती कर रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम उस लड़की से प्यार करते हो। अरे वो तुमसे प्यार करेगी क्या? क्या फायदा ऐसे प्यार का जो तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। कहते हुए वो हंसने लगी। अगस्त्य के हाथ की मुद्दी कस गई। उसने अमायरा का गला पकड़ते हुए कहा, ओ हाँ, तो क्यों ना मैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुम्हें रख लूं। पत्नी तो वही रहेगी, लेकिन तुम मेरी जरूरत पूरी करने वाली। क्या कहती हो, होटल बुक करूं या तुम्हारे घर चले? कहते हुए उसने अमायरा की गर्दन जोर से पकड़ ली थी। वो उसे गुस्से में घूर रहा था। अमायरा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो हवा से कुछ इंच ऊपर हो गई थी। ये देखकर सिया की आंखें बड़ी हो गई। वो गेट खोलने के लिए जैसे ही हाथ रखा तभी अगस्त्य के कैबिन के गेट पर दस्तक हुई। अगस्त्य होश में आया और उसने अमायरा की गर्दन छोड़ते हुए कहा, अंदर आ जाओ। अमायरा जमीन पर गिर गई। वो हाथ गर्दन पर लगाए जोर जोर से खांसने लगी। तभी कैबिन का गेट खुला और एक लड़की अंदर आई। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा और अपने कदम टेबल की तरफ ले जाते हुए कहा, आप आज रिसेप्शन पर थी? उस लड़की ने जल्दी से कहा, जी सर। उसकी नज़र अमायरा पर गई, जो खड़ी हो रही थी लेकिन उसकी हालत खड़े होने नहीं दे रही थी। अमायरा ने तिरछी नज़र से अगस्त्य को देखा, जो टेबल पर रखे सैनिटाइजर की बोतल को उठाकर उससे अपने हाथ साफ कर रहा था। अगस्त्य को अपने हाथ साफ करते देख अमायरा को ऐसा महसूस हो रहा था कि अगस्त्य उसे कोई गंदी चीज समझ रहा था, जिसे छूकर उसके हाथ गंदे हो गए थे। अगस्त्य ने उस लड़की को देखकर कहा, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे कैबिन में मुझसे बिना पूछे किसी को आने देने की? कहते हुए वो उसे घूरने लगा। अगस्त्य की घुरती आंखें लड़की को डरा रही थी। उसने नजरें नीचे करते हुए कहा, सॉरी सर, ये पहली बार नहीं था कि अमायरा पहली बार आई थी। वो अक्सर आती थी और वो जब भी अगस्त्य से पूछती तो वो उसे कभी मना नहीं करता था। यही सोचकर उसने अमायरा को अंदर आने दिया, लेकिन गलती उसी की थी, इसलिए वो सफाई देने की बजाय उससे माफी ही मांग सकती थी। अगस्त्य ने एक नज़र अमायरा को देखकर कहा, और कितनी बेइज्जती करानी है मिस अमायरा। और आप मिस, आपको अभी नौकरी से निकाला जाता है। तभी कमरे में दस्तक हुई।
अगस्त्य ने कहा, अंदर आ जाओ। सामने अनुभव था। उसके गेट खोलते ही अमायरा गुस्से कहा, अगस्त्य तुम इसका अंजाम देखना। कहते हुए वो वहां से चली गई। अगस्त्य ने लड़की को देखा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की और वो जल्दी से चली गई। अनुभव ने हाथ हवा में आगे पीछे करते हुए कहा, माहौल गर्म है। कहते हुए उसने पूरे कैबिन में देखते हुए कहा, बॉस। अगस्त्य जो अनुभव को देखकर अपनी कुर्सी पर बैठने वाला था वो रुक गया और बोला, हाँ क्या? अरे डैड का कॉल आया था क्या? कहा उन्होंने। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे लंच बॉक्स पर गई तो उसने अनुभव को देखा। उसके पीछे एक लड़की हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी। अनुभव ने उसे अंदर जाने का इशारा करते हुए कहा, सर मैडम आई थी। वो लड़की ट्रे टेबल पर रखकर चली गई। अगस्त्य को कुछ एहसास हुआ। उसकी गर्दन अपने आप उसके कैबिन की तरफ चली गई। उसने सीधा खड़े होते हुए कहा, तुम जाओ। अगस्त्य की बात सुनकर अनुभव गेट बंद करके वहां से चला गया। अगस्त्य ने गले से घूंट नीचे उतारा और अपने कैबिन से सटे कमरे के पास खड़ा हुआ और जैसे ही गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तभी सामने से गेट खुल गया। सामने सिया थी। वो व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। अगस्त्य ने सिया के चेहरे की तरफ देखा तो सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगस्त्य ये कमरा बहुत बड़ा, काफी अच्छा और आरामदायक है। आप आराम करते हैं क्या इसमें? वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। अगस्त्य ने कहा, सिया। वो सिया ने कहा, क्या हुआ? अगस्त्य सिया को न में सिर हिलाते हुए बोला, लंच लाई थी आपके लिए। सिया ने व्हीलचेयर को आगे बढ़ाने लगी तो अगस्त्य आगे आया और सिया को गोद में उठाते हुए कहा, आप आने वाली है? आपने बताया क्यों नहीं? मैं अपने साथ ही ले आता। सिया ने कहा, क्यों नहीं आ सकती? क्या ऐसा क्या सीक्रेट है? कहते हुए उसने भन्हे उठाए तो अगस्त्य ने उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई सीक्रेट नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। सिया भी जवाब में मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? आपके साथ ही घर चलूंगी। अगस्त्य ने हंसते हुए कहा, क्यों आपको डर लग रहा है कि वो लड़की अमायरा दोबारा आ जाएगी? उसने जानबूझकर ये बात उठाई थी। सिया ने लंच बॉक्स खोलते हुए कहा, मैं इस बात से क्यों डरूं? मेरे पति ने पहले दिन ही इस बारे में बात साफ कर ली थी। कहते हुए उसने नजर उठाकर अगस्त्य को देखा और हल्का मुस्कुरा दी। सिया की बात सुनकर अगस्त्य के चेहरे पर चमक आ गई। तभी उसे सिया के चेहरे पर कोई उदासी देखने को नहीं मिली थी। वो खुश हो गया, वरना उसे लगा था उसे सिया की सफाई देना होगा। उसने सिया की तरफ देखा जो लंच खोज रही थी। उसने खड़े होते हुए कहा, मैं हाथ श्री लूं फिर खाना खाते हैं। ओवे। सिया ने सिर हिला दिया। अगस्त्य खड़ा हुआ और हाथ श्री कर वापस आ गया और खाना खाने लगा। सिया शांत बैठे हुए बस उसे देखती रही। यहाँ अमायरा गुस्से में अगस्त्य के कैबिन से बाहर निकली और बाहर की तरफ जाने लगी। तभी रास्ते में उसे अभिमन्यु दिखा। अभिमन्यु ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ अमायरा? लेकिन अमायरा उसकी बात को अनसुना करके वहां से चली गई। गाल पर हाथ के छाप, गले पर उंगलियों के निशान लिए वो कार में बैठी और पूरी स्पीड से कार ले जाने लगी। उसकी कार एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकी। वो कार से बाहर निकली और बंगले के अंदर घुसते हुए चिल्लाए, डैड, डैड। अमायरा की आवाज सुनकर बंगले में मौजूद सारे नौकर नौकरानी सचेत हो गए और अमायरा के सामने से हट गए। अमायरा ने जिन भी नौकरों को देखा वो वहां से गायब हो गए। अमायरा ने टेबल पर रखे वास को उठाकर फेंकते हुए कहा, डैड। उसकी कार एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकी। वो कार से बाहर निकली और बंगले के अंदर घुसते हुए चिल्लाए, डैड, डैड। अमायरा की आवाज सुनकर बंगले में मौजूद सारे नौकर नौकरानी सचेत हो गए और अमायरा के सामने से हट गए। अमायरा ने जिन भी नौकरों को देखा वो वहां से गायब हो गए। अमायरा ने टेबल पर रखे वास को उठाकर फेंकते हुए कहा, डैड। अमायरा की आवाज सुनकर सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। अमायरा ने पलटकर वहां देखा तो एक 50 साल का बुजुर्ग अपने हाथ में लकड़ी की लेकिन नायाब चमकती झड़ी जमीन पर रखते हुए नीचे आने लगा। अमायरा उस बुजुर्ग के करीब जाते हुए बोली, डैड, लुक थीज। अगस्त्य ने क्या किया, वो भी एक बिच के लिए। कहते हुए वो अपने गाल और गर्दन के निशान को दिखाने लगी। उन्होंने अमायरा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। एक एक्टर और मॉडल को ऐसे रोना शोभा देता है क्या? कहते हुए वो उन्होंने अमायरा का गाल हल्के से थपथपिया और मुस्कुरा दिए। अमायरा ने कहा, डैड आप उस अगस्त्य और ऊषा की पत्नी को छोड़ना नहीं। मुझे नहीं पता, बस। अमायरा के डैड ने कहा, जैसा तुम कहो। और शूटिंग कैसी चल रही है फिल्म की? सुना है तुम बहुत मेहनत कर रही हो।
अमायरा का ध्यान अब अगस्त्य की तरफ से हट गया। वो खुश होते हुए बोली, यस डैड, अब आप देखना कुछ ही दिन में मैं और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगी। अमायरा के डैड ने जाते हुए कहा, अभी मुझे काम है, मैं आता हूँ। तभी उन्हें कुछ याद आया तो वो पलटकर अमायरा अभिमन्यु से जो कागज लाने के लिए कहे थे वो लाया। अमायरा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, उसके बारे में मैं पूछना ही भूल गई। कोई नहीं डैड, वो भी मिल जाएंगे। आखिर काम कर किसके लिए रहा है? कहते हुए वो हंसने लगी। अमायरा के डैड ने कहा, वैसे तुम उससे प्यार करती हो क्या? अमायरा ने कहा, नो वे डैड, उस जैसा चिप इंसान अपने घरवालों का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? बस काम निकल जाए फिर यूं ठोकर मारोगी जैसे चाय से मक्खी। अमायरा के डैड ने हंसते हुए कहा, ये हुई ना बात। कहते हुए वो वहां से चले गए। अमायरा अपने डैड के जाने के बाद खड़ी हुई और अपने कमरे में जाते हुए खुद से बोली, अब तुम देखना अगस्त्य, तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। डैड तुम्हें छोड़े जी ही नहीं। कहते हुए वो मुस्कुरा दी। इधर अमायरा के डैड बंगले से बाहर निकले और कार में बैठते हुए एक नंबर मिला दिया। सामने वाले ने फोन उठाते ही कहा, बोल मनसूख लाल। अमायरा के डैड मनसूख लाल ने हंसते हुए कहा, सरकार, वो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अगस्त्य को अभी मार सकते हैं? वो क्या है कि वो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। सामने से भारी आवाज आए, सोचना भी मत अभी इस बारे में। वो जिंदा है तब तक तू जिंदा है, जहां वो मरा तेरा जनाजा उठा दूंगा मैं। और ये बता जो काम दिया वो हुआ? मनसूख लाल ने कहा, सरकार, वो कुछ दिन में हो जाएगा, लेकिन अगस्त्य का कुछ हो सकता तो? सामने से वही आवाज फिर से आए, अभी कुछ नहीं हो सकता। उसके घर से बहुत से कागज उठाने हैं मुझे। जब तक वो मेरे हाथ में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और रही बात तेरी बेटी की तो वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, वहां प्रसिद्धि के लिए आजकल कपल ट्रेंड है, तो ढूंढो दामाद। कहते हुए फोन रख दिया। मनसूख लाल ने फोन कान से हटाया और सरकार की कही बातों के बारे में सोचने लगे। रात को खाने के बाद अगस्त्य सिया के पैरों को एक्यूपंक्चर देने के बाद सो चुका था। उसके बगल में सिया आंखें बंद किए लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुले हुई थी। वो छत को देखते हुए कुछ सोच रही थी। वो सहारा लेकर बैठ गई। उसने एक नजर अगस्त्य को देखा। उसकी आंखें बंद थी, उसके माथे पर आए बाल बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे। एक नजर अगस्त्य को देखकर उसने गर्दन दूसरी तरफ देखा। बेड के नीचे जहां पर फर्श था, उसने गर्दन वापस से सीधी कर ली और अपनी गर्दन वही बेड के सिरहाने टिकाकर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह अगस्त्य की नींद जब खुली तो उसकी नजर उसके बगल में खाली पड़ी जगह पर चली गई। वो हैरान हो गया, क्योंकि सिया कभी उससे पहले नहीं उठती थी और अगर उठती भी तो वो उसके जगाने का इंतजार करती थी। वो खड़ा हुआ और गेट की तरफ जाने लगा, लेकिन बीच में ही उसके कदम रुक गए। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो सिया बेड के नीचे आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। सिया को फर्श पर पड़ा देखकर वो सिया के पास जाते हुए बोला, सिया। कहते हुए वो नीचे बैठा और सिया को जैसे ही बाहों में उठाया, उसे सिया का शरीर तपता हुआ महसूस हुआ। उसने जल्दी से सिया के माथे पर हाथ रखा तो उसने खुद से कहा, बुखार। सिया को इतनी तेज बुखार कैसे है? कहते हुए वो सिया को आवाज लगाते हुए उसके गाल थपथपाकर होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं, सिया होश में नहीं आ रह रही थी। ये देखकर वो जल्दी से बाहर आया और चिल्लाया, कार निकालो अभी। अगस्त्य की आवाज सुनकर अभिमन्यु जो अभी नीचे आया था उसके कानों में अगस्त्य की आवाज गई तो उसने कहा, भाई क्या हुआ? अगस्त्य ने ध्यान नहीं दिया और जल्दी से कमरे में आया और सिया को अपनी बाहों में लेकर कार में आकर ड्राइवर को कार हॉस्पिटल ले जाने लगा। जगदीश के कानों में जब कार की आवाज गई तो वो नीचे आ गए और घर में फैली अफरा तफरी देखकर कहा, क्या हुआ? अभिमन्यु ने कहा, भाभी की तबीयत खराब है, भाई हॉस्पिटल लेकर गए हैं। कहते हुए उसने सेब उठा लिया। जगदीश ने परेशान होकर कहा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था। अभिमन्यु ने सेब खाते हुए कहा, जरूरत नहीं है, कार में गए हैं। जगदीश ने एक नजर अभिमन्यु की तरफ देखा और सिर न में हिला दिया। कुछ देर बाद अगस्त्य एक कमरे में खड़ा था। बेड पर सिया लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी। डॉक्टर उसके हाथों में सुई लगा रही थी और उसे एक बोतल से ज्वाइन कर रही थी। अगस्त्य वही खड़ा सिया को देख रहा था। डॉक्टर ने अपना काम खत्म किया और अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, आपसे बात करनी है, आप मेरे साथ आइए। अगस्त्य एक नज़र सिया को देखकर डॉक्टर के पीछे चला गया। अगस्त्य डॉक्टर के कैबिन में आकर बैठ गया था। डॉक्टर अगस्त्य के सामने बैठ गई। डॉक्टर के बैठते ही अगस्त्य ने कहा, सिया को बुखार, वो ठीक तो है?
डॉक्टर ने कहा, वो ठीक है, लेकिन अगर वो जबरदस्ती ठीक होने की कोशिश करेगी तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। अगस्त्य ने असमझ होकर डॉक्टर से कहा, लेकिन मैं उसे कोई काम नहीं करने देता, यहाँ तक कि उसकी व्हीलचेयर भी उसे खुद नहीं चलानी पड़ती। बीच में डॉक्टर ने कहा, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, वो अपने पैरों पर जोर दे रही है। वो शायद खड़े होने की कोशिश कर रही थी, एक दो बार नहीं बल्कि काफी बार। अगर वो ऐसे ही करेगी तो उसके शरीर पर असर होगा। वो अभी कमजोर है। आई होप आप समझ रहे हैं कि वो धीरे धीरे ही ठीक हो सकती है। अगस्त्य ने बस सिर हाँ में हिला दिया। वो तो ये सोच रहा था कि ये सिया ने कब और क्यों किया। वो खड़ा हुआ और डॉक्टर के कैबिन से बाहर आकर सिया के पास बैठ गया। तभी उसका फोन बजा। अगस्त्य ने फोन की तरफ देखा तो उस पर अभिमन्यु का नाम फ्लैश हो रहा था। वो कुछ पल रुका, फिर फोन उठाकर कान में लगाकर कहा, हेलो। सामने से जगदीश की आवाज आए, बेटा, सिया ठीक तो है? जगदीश की आवाज सुनकर अगस्त्य को तसल्ली हुई, क्योंकि अभी वो अभिमन्यु की आवाज सुनने के मूड में नहीं था। उसने जगदीश की बात का जवाब देते हुए कहा, डैड, सिया ठीक है, बस बुखार आ गया था, इसलिए मैं डर की वजह से उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के आया। फोन के उस पार से जगदीश ने कहा, बात कराओ उससे। अगस्त्य ने गर्दन घुमाकर सिया को देखा जो आंखें बंद किए लेटी थी, तो उसने कहा, वो डैड, अभी सिया बेहोश है, जैसे ही उसे होश आता है मैं उसे सीधा घर लेकर आऊंगा। सामने से जगदीश ने कहा, मैं फोन रखता हूं, तुम सिया का ध्यान रखना। कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। फोन कटने के बाद अगस्त्य ने सिया की तरफ देखा और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो अगस्त्य ने आगे कहा, उस लड़की की वजह से। सिया ने पलकें झुका ली तो अगस्त्य ने कहा, सिया आप ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं, धीरे धीरे, हम कोशिश करेंगे न साथ में। सिया ने अगस्त्य की तरफ देखा तो अगस्त्य ने कहा, ठीक है। अगस्त्य की बात पर सिया ने गर्दन हाँ में हिला दी। अगस्त्य मुस्कुरा दिया और सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, घर चले। कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। जवाब में सिया भी हल्के से मुस्कुरा दी। तभी नज अंदर आई और बोली, डॉक्टर ने कहा है आप मरीज को ले जा सकते हैं। अगस्त्य ने खड़े होते हुए कहा, ओ क्या, मैं अभी बिल पे करके आता हूँ। कहते हुए वो सिया को एक नज़र देखकर वहां से चला गया। नज अंदर आई और सिया के हाथ से सीरीज निकालते हुए कहा, आप बहुत किस्मत वाली है मैडम। सिया ने नज की तरफ देखा तो नज ने कहा, यस मैडम, आपके पति आपको अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल आ गए और आपके तुरंत इलाज के लिए जिद करने लगे। जब तक डॉक्टर आपका इलाज करती रही तब तक ये आपके सामने से हटे नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर से बात करने के बाद यही बैठे रहे। सच में आप बहुत लकी है। अगस्त्य की तारीफ सुनकर सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी अगस्त्य वहां आ गया और सिया से बोला, चले। सिया ने हाँ में गर्दन हिला दी तो नज वहां व्हीलचेयर लाने लगी, लेकिन अगस्त्य ने ध्यान नहीं दिया और सिया को अपनी बाहों में उठाया और वहां से बाहर निकल गया। अगस्त्य की नज़र सामने रास्ते में थी और सिया अगस्त्य को देख रही थी। वो उसकी बहुत फिक्र करता है, ये सोचकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद वो सिया को घर छोड़ने के बाद अगस्त्य ऑफिस के निकल गया। अभिमन्यु अपनी कार में बैठा था, उसके बगल में अमायरा बैठी हुई थी। उसके हाथ में अभी वो कागज थे जो अभिमन्यु ने उसे दिए थे, वो उसे ही देख रही थी और अभिमन्यु की नज़र उस पर थी। अमायरा ने सारे कागजों को देखने के बाद कहा, हाँ पूरे हैं। कहते हुए उसने गर्दन अभिमन्यु की तरफ घुमाई तो अभिमन्यु ने कहा, कल तुम अगस्त्य से मिलने गई थी? तभी अमायरा को कल उसके और अगस्त्य के बीच हुई बात याद आ गई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, हाँ, लेकिन अब वो अपनी बीवी का गुलाम बन चुका है। कल मैं बात करने गई थी, लेकिन वो बस मुझे अपने कैबिन से निकालने में लगा था। आखिर में मैं गुस्से में निकल गई। अभिमन्यु ने कहा, तभी मैं सोचूं, तुमने मेरे आवाज देने के बाद भी पलटकर क्यों नहीं देखा? अमायरा ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, सॉरी, अगस्त्य ने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया था कि मैं एक पल रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं वहां से चली गई और गुस्से में होने की वजह से मैं वहां से निकल गई। सॉरी। कहते हुए उसने अभिमन्यु के हाथ पर हाथ रखा तो अभिमन्यु ने गर्दन हाँ में हिला दी। अमायरा कार से नीचे उतरी और वहां से चली गई। अभिमन्यु कार के व्हीलचेयर पर चेहरा टिकाकर अमायरा को जाते हुए देखकर कहा, तेज सिर्फ तुम ही नहीं हो अमायरा, मैं भी हूँ। कहते हुए वो सीधा बैठा और कार के आगे वाला डेस्कबोर्ड खोला और उसमें रखे कागज पर एक नज़र डालकर उसे बंद करते हुए कहा, तुम्हारा बाप कोशिश तो बहुत कर रहा है मेरे परिवार का सब कुछ लेने का, लेकिन वो ये भूल गया है कि ये सब सिर्फ मेरा है। हंसते हुए उसने कार शुरू कर दी।
ए ग्रुप अगस्त्य ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने फोन की तरफ देखा तो डैड फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठाकर कान में लगाया तो उसके डैड ने कुछ कहा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, डैड रहने देते हैं, क्या जरूरत है? सामने से जगदीश ने कहा, बेटा साल में एक ही बार होता है, तुम तो जानते हो मैं तुम दोनों को एक जैसा समझता हूं। अगस्त्य ने आंखें बंद कर ली और कहा, आप चिंता न करें, मैं तैयारी करता हूं। कहते हुए उसने फोन रख दिया। रात को अभिमन्यु सबके सोने के बाद घर के अंदर आया तो वो हैरान रह गया। हॉल में पूरी तरह से अंधेरा था। वो अंधेरे में आवाज लगाते हुए बोला, कोई है, कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो चारों तरफ नजर घुमाते हुए स्विच बोर्ड के पास आया और लाइट जला दी। लाइट जलाकर वो पलटा तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान हो गया। अभिमन्यु ने जैसे पलटकर देखा, सामने उसका परिवार खड़ा था। वो जगदीश, अगस्त्य और सिया सोफे पर बैठे हुए थे और उनके पीछे घर के सारे नौकर खड़े थे। वो कुछ समझ पाता तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी तो वो चौंक गया। तभी उसके कानों में सबकी आवाज पड़ी, हैप्पी बर्थडे अभिमन्यु। अभिमन्यु के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो उसकी नजर टेबल पर रखे केक पर गई। आज उसका जन्मदिन था। वो पूरा दिन के कामों के बीच भूल गया था कि 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होगा और उस दिन उसका जन्मदिन होगा। अभिमन्यु को शांत देखकर जगदीश ने उसे होश में लाते हुए कहा, क्या हुआ अभिमन्यु? जगदीश की आवाज सुनकर अभिमन्यु को होश आया और उसने कहा, नहीं, मैं हैरान हूं, आपको याद था, बल्कि मैं तो भूल भी गया था। कहते हुए वो जगदीश के गले लगने के उसके पास आया। जगदीश ने उसे गले लगाते हुए कहा, याद कैसे नहीं होगा, बाप हूँ आपका। कहते हुए वो मुस्कुरा दिए। अभिमन्यु जवाब में मुस्कुरा दिया और अगस्त्य की तरफ बढ़ गया। अगस्त्य ने बस उसे गले से लगकर उसे बर्थडे विश किया। उसके चेहरे के भाव अभिमन्यु को अपने हक में नहीं लगे, जिसे महसूस करके उसने बस अगस्त्य को शुक्रिया कहा। अगस्त्य से मिलने के बाद सिया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे देवर जी। वो शायद अभिमन्यु से पहली बार कुछ कह रही थी, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। लेकिन अभिमन्यु को किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना था, जिस वजह से उसने बस मुस्कुराकर थैंक्स कहा और उसके हाथ से अपना हाथ जोड़ दिया। अगस्त्य की नजर उन दोनों के हाथ पर ही थी। उसे अभिमन्यु के द्वारा सिया से हाथ मिलाना जरा भी नहीं भाया था। शायद अभिमन्यु वो वजह थी। परिवार के सदस्य के विश करने के बाद नौकरों ने एक साथ अभिमन्यु को विश किया, जिस पर अभिमन्यु ने मुस्कुराकर थैंक्स कहा। सबके विश करने के बाद जगदीश ने अभिमन्यु से कहा, जल्दी से केक काटो, नींद आ रही है। अभिमन्यु ने कहा, अरे हाँ। कहते हुए उसने केक काटा। सबने तालियां बजाए। अभिमन्यु ने केक काटकर सबको खिलाया। कुछ देर रुकने के बाद अगस्त्य खड़ा हुआ और सिया को अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, कल ऑफिस जाना है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में आ गया। उसने सिया को बेड पर लेटाया और खुद उसके बगल में लेट गया। सिया सीधी लेटी हुई थी और अगस्त्य उसके बगल में लेटा हुआ किसी गहरी सोच में था। अभिमन्यु का जन्मदिन मनाना उसे अच्छा महसूस नहीं करा रहे थे। उसने अपने पिछले जन्म में आज के दिन एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी अभिमन्यु के लिए, उसके जन्मदिन के लिए, लेकिन उसने ही उसे धोखा दिया था। पिछला जन्म होता तो वो खुश होता, लेकिन अब वो अभिमन्यु को जानता था, इसलिए अभिमन्यु के लिए उसके लिए कोई भावना नहीं थी। अभिमन्यु का बर्ताव उसे अपनाने से रोक रही थी और उसके लिए नफरत रखकर वो अपने दिमाग पर जोर नहीं देना चाहता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी सिया की आवाज उसके कानों में आई। सिया ने छत की तरफ देखकर कहा, आप खुश हैं? अगस्त्य ने हैरानी से कहा, किसके लिए? सिया ने कहा, अभिमन्यु के लिए। जन्मदिन मनाते समय आप खुश थे? अगस्त्य ने पीठ सिया की तरफ करते हुए कहा, नहीं, मैं खुश था। वो सिया की बात जुठला रही थी। सिया ने अगस्त्य के करवट लेता देखकर कहा, मैं घूम नहीं सकती, इसलिए ही आपने अपनी पीठ मेरी तरफ कर ली है। सिया की बात सुनकर अगस्त्य के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने वापस से करवट लेकर अपना चेहरा सिया की तरफ घुमाया और उसकी तरफ देखकर कहा, अब ठीक है। वो टेढ़ा लेटा था और उसने अपने सिर के पीछे हाथ रखकर अपना चेहरा सिया के चेहरे के थोड़ा ऊपर कर लिया था, जिस वजह से सिया की नजरें सीधा उसके चेहरे को आसानी से देख सकती थी। सिया ने अगस्त्य के चेहरे की तरफ देखकर नम गर्दन हिला दी। अगस्त्य ने अपनी भन्हें सिकुड़ते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? सिया ने हाथ उठाकर अगस्त्य के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, आपने जवाब नहीं दिया कि आप अभिमन्यु के जन्मदिन बनाते समय खुश क्यों नहीं थे। सिया का वही सवाल सुनकर अगस्त्य ने अपनी गर्दन वापस से घुमाई और सिया की तरह सीधा लेटते हुए बोला, मुझे पसंद नहीं है।
सिया ने हैरानी से पूछा, जन्मदिन? अगस्त्य ने न में गर्दन हिलाते हुए कहा, रात को देरी तक जगना। सिया ने गर्दन घुमाते हुए कहा, अच्छा। वो अगस्त्य के जवाब से सहमत नहीं थी। अगस्त्य ने सिया की आंखों को हाथ से बंद करते हुए कहा, सो जाओ, कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है। अगस्त्य के कहने पर सिया शांत हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अगस्त्य की आंखें खुली तो वो सामने छत को पूर रहा था। उसने ये सब अभिमन्यु के लिए नहीं बल्कि जगदीश अपने डैड के लिए किया था। जब वो ऑफिस में था तब उन्होंने उसे कॉल किया और उसे अभिमन्यु के जन्मदिन की तैयारी करनी है। अगर वो नहीं कहते तो वो कभी अभिमन्यु के लिए ये सब नहीं करता। उसने गर्दन घुमाकर सिया की आंखों से अपना हाथ हटाया और उसने देखा सिया सो गई है, तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इधर अभिमन्यु जगदीश के कमरे में जाने के बाद टेबल पर रखे केक की तरफ देखा, जिसके बगल में चाकू रखा था, जिस पर केक के कुछ अंश भी थे। उसने चाकू उठा लिया और उसमें लगे केक को अपनी उंगली से साफ करते हुए मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा बर्थडे मनाकर सबके साथ। कहते हुए उसने चाकू टेबल के ऊपर रख दिया और खड़े होकर कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन से अगस्त्य की दिनचर्या में एक और काम शामिल हो गया और वो था सुबह सिया के पैरों की मालिश करना। वो अपनी मौजूदगी में ही सिया के पैरों की देखभाल करता था ताकि सिया दोबारा बीते दिन वाली हरकत न करे। वो सुबह सिया के पैरों की मालिश करता और रात को एक्यूपंक्चर देता, जिसका असर कम लेकिन देखने को मिल रहा था, जो अगस्त्य और सिया के लिए बहुत था। ऐसे ही 2 महीने हो चुके थे। अमायरा ने अपना चेहरा इन महीनों में अगस्त्य को अपना चेहरा नहीं दिखाया था और अभिमन्यु एक बिजनेस ट्रिप कहकर घर से चला गया। कहाँ इसकी खबर किसी को नहीं थी। 2 महीने बाद एक ग्रुप अगस्त्य अपने हाथ में फाइल पकड़े अपने कैबिन के अंदर तेजी से जा रहा था और उसके पीछे अनुभव खुला लैपटॉप दोनों हाथ से पकड़े उसके पीछे पीछे चल रहा था। अगस्त्य ने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, कितने बजे पार्टी है? अनुभव ने लैपटॉप अगस्त्य के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, सर ये रही पार्टी की डिटेल और हमारे स्टाफ ने पूरी तैयारी कर दी है। मिसेज खन्ना ने कुछ फोटो भेजी है ये देखने। अगस्त्य ने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखने लगा। उसने अनुभव की तरफ देखकर कहा, गुड। कहते हुए वो खड़ा हुआ और कोट उठाते हुए बोला, कल की मीटिंग में मिसेज खन्ना का होना जरूरी है, उन्हें बता देना। कहते हुए उसने अनुभव की तरफ देखा तो अनुभव ने यस सर कहा। अगस्त्य वहां से जाने लगा लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर अनुभव को देखा, जो फाइल टेबल पर सेट कर रहा था। पिछले जन्म वो अकेला लड़का नहीं था जो उसके साथ जेल में था, बल्कि बहुत से लोग थे लेकिन खास सिर्फ एक था। उसके बारे में याद करते हुए वो आगे बढ़ा और बिल्डिंग से बाहर निकलकर कार में बैठ गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और उसमें ताज़ा खबरें देखने लगा। आज उसे लगभग 2.5 महीने हो गए थे दोबारा जन्म लिए हुए। उसे पिछले जन्म की बात होने की वजह से बहुत फायदे हो रहे थे। उसे याद था कि जब उसने पिछले जन्म में विजय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसकी कंपनी को नुकसान हो गया। बात ऐस बड़ी ई थी कि उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। उसकी कंपनी सेलिब्रेशन टाइम, वेडिंग, बर्थडे, फैमिली फंक्शन या कोई सेलिब्रेशन की तैयारी का कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। शुरू में उसके पास एक छोटी सी टीम थी लेकिन आज उसके पास लोगों की कतार थी। लेकिन आज वो सिर्फ अकेली ये कंपनी नहीं संभाल रहा था बल्कि उसके डैड की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने ए ग्रुप की जिम्मेदारी भी उसे दे दी थी, जो माइश से संबंधित काम था। शुरू में उसे समझने में समय लगा लेकिन धीरे धीरे वो ये काम समझ गया। इसलिए अब वो 2 कंपनी की जिम्मेदारी लिए हुए था। अपनी कंपनी सेलिब्रेशन टाइम के लिए उसने बहुत से होटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जिसमें से एक कंपनी विजय की होने वाली थी जो होटल सा बिजनेस संभाले हुए है। लेकिन अगस्त्य को याद था कि पिछले जन्म में जब उसने विजय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके कुछ ही दिनों बाद विजय इलीगल मामले में जेल चला गया था, जिस वजह से उसकी कंपनी को नुकसान हो गया था। इसलिए वो ये गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस बार किसी भी हालत में जेल नहीं जाना था। पिछले जन्म में उसके साथ अमायरा थी जो उसे धोखा दे रही थी, लेकिन इस जन्म में उसके साथ सिया थी जिसका ख्याल उसे रखना था। वो किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन ये लड़की सिया उसे उसका ध्यान रखने पर मजबूर कर चुकी थी। कुछ देर बाद कार रुकी तो अगस्त्य ने अपनी आंखें खोली और कार से बाहर निकलकर घर के अंदर आ गया। घर के अंदर आते ही उसकी नज़र हॉल में बैठे जगदीश पर गई। वो सोफे पर बैठे हुए टीवी देख रहे थे। उनकी नज़र जब अगस्त्य पर गई तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, और कैसा रहा आज का दिन? अगस्त्य ने उनके पास सोफे पर बैठते हुए कहा, रोज को तरह। और आप बताइए आपने क्या किया? जगदीश ने कहा, रोज की तरह किताबें पढ़ी और शाम को दोस्तों से मिलने गया। अरे, दोस्त से याद आया,
हम सब दोस्त कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगस्त्य ने कहा, आपको जो ठीक लगे, आप चले जाएंगे तो आपके लिए ही। जगदीश ने अगस्त्य की बात पर सिर हिलाया और टीवी स्क्रीन की तरफ देखकर उसका चैनल बदल दिया। उन्हें शायद अगला चैनल पसंद नहीं आया, जिस वजह से उन्होंने दोबारा बटन दबा दिया। जगदीश के चैनल बदलते ही अगस्त्य ने अचानक कहा, डैड, उसी चैनल पर करिए जल्दी। जगदीश ने अगस्त्य के कहने पर उन्होंने पहले वाले चैनल पर दोबारा करते हुए कहा, क्या हुआ? अगस्त्य ने स्क्रीन देखकर कहा, मैंने अभिमन्यु को देखा। अच्छा है। जगदीश हैरानी से टीवी स्क्रीन को देखने लगे। इस चैनल पर कोई फैशन शो आ रहा था। उन्हें यकीन नहीं था। उन्होंने अगस्त्य से कहा, ये कैसे हो सकता है? वो तो बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन गया है। लेकिन तभी स्क्रीन बदली और अभिमन्यु अपनी टीम के साथ खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्रतियोगिता चल रही थी। अगस्त्य टीवी स्क्रीन को देखकर हैरान हो गया। उसे याद है, पिछले जन्म में अभिमन्यु कहीं गया नहीं था और जहां तक उसे पता था अभिमन्यु की दिलचस्पी इन सब चीजों में नहीं थी। तभी टीवी पर प्रतियोगियों में से विजेता का नाम घोषित करने का समय आ गया और अगले ही पल होस्ट ने माइक पर नाम लेते हुए कहा, "दिस अवार्ड गोज टू मिस्टर अभिमन्यु फ्रॉम द यूनिक ब्रांड।" अगस्त्य अभी अभिमन्यु के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसके कानों में ताली की आवाज आई। उसने देखा जगदीश खुश नजर आ रहे थे। उसने गहरी सांस छोड़ी। जगदीश ने कहा, कुछ भी हो लेकिन अभिमन्यु लग स्मार्ट रहा है। अगस्त्य खड़ा हुआ और एक नौकरानी से पूछा, सिया कहाँ है? नौकरानी ने कहा, मैडम बाहर बगीचे में है। अगस्त्य ने एक नज़र जगदीश को देखा, जो अभिमन्यु के जीतने से खुश नजर आ रहे थे। उनका खुश होना लाजमी था। अगर उसे अभिमन्यु की सच्चाई नहीं पता होती तो वो भी खुश होता। उसने एक नज़र टीवी स्क्रीन की तरफ घुमाई, फिर अपने कदम बाहर बगीचे की तरफ बढ़ा दिए। बाहर बगीचे में धीमे धीमे हवा चल रही थी और इसी हवा के बीच सिया एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके सामने टेबल पर लैपटॉप और उस लैपटॉप के इस ओर सिया का फोन और दूसरी तरफ पानी की बोतल रखी थी। सिया का सारा ध्यान उसके लैपटॉप की तरफ था। अगस्त्य धीमे कदमों से सिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाने लगा, लेकिन सिया को जैसे उसके आते का पता चल गया और उसने अपनी नजर उठा ली। अगस्त्य की नजरें पहले से इस पर थी और सिया की नजर जैसे ही अगस्त्य से मिली उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया और कहा, आप कब आए? उद्धरण चिन्ह। अगस्त्य सिया के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, क्या कर रही हो, अकेले बैठकर? सिया कुछ बोलती उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। सिया और अगस्त्य बाहर बगीचे में साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी सिया का फोन बजने लगा। सिया ने एक नजर उठाकर अगस्त्य की तरफ देखा, जिसकी नजरें फोन की आवाज के साथ फोन की स्क्रीन की तरफ चली गई थी, जिस पर जानू नाम लिखा फ्लैश हो रहा था। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर अगस्त्य के माथे पर बल आ गई रही। अगस्त्य की नजरों को देखकर सिया ने जल्दी से फोन उठा लिया और कान में लगाते हुए कहा, थोड़ी देर में बात करते हैं। इतना कहकर उसने फोन रखकर अगस्त्य की तरफ देखा तो अगस्त्य ने कहा, लगता है जरूरी कॉल था। कहते हुए उसने फोन की तरफ देखा। सिया ने नम में गर्दन हिलाकर कहा, नहीं इतना भी जरूरी नहीं था। आप बताइए, आप क्या कहने वाले थे? अगस्त्य को जैसे याद आया, उसने कहा, हाँ, आप यहाँ क्या कर रही है? सब तो अंदर है। सिया ने कहा, वो मुझे थोड़ा काम करना था इसलिए सोचा मौसम अच्छा है यही कर लूं। डैड अभी कुछ देर पहले ही अंदर गए हैं, आप मिलने उनसे? अगस्त्य ने कहा, हाँ अभी मिलके ही आ रहा हूँ। आपको काम हो गया या बाकी है? सिया ने लैपटॉप को हाथ में लेते हुए कहा, नहीं, हो गया काम। अगस्त्य खड़ा हुआ और बोला, चलो फिर घर के अंदर चलते हैं। कहते हुए उसने सिया को अपनी बाहों में उठाया और उसे घर के अंदर ले जाने लगा। सिया को जैसे अगस्त्य की बाहों में रहने की आदत सी हो गई थी। वो आराम से अपने हाथ अगस्त्य की गर्दन में डाले हुए थी। अगस्त्य सिया को हॉल में ले आया और उसे टीवी के सामने सोफे पर बैठा दिया। सिया ने सोफे पर बैठने के बाद अगस्त्य से कहा, मेरा लैपटॉप और फोन। वो नौकर से कहने वाली थी, तभी अगस्त्य ने कहा, मैं लाता हूँ, आप टीवी देखो। इतना कहकर वो बाहर की तरफ निकल गया। जगदीश ने अगस्त्य को एक नजर जाते देखकर सिया से कहा, काम हो गया आपका? सिया ने न में गर्दन हिलाते हुए कहा, अभी काम बाकी है। वो उदास हो गई। जगदीश ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई नहीं, पूरा हो ही जाएगा। सिया ने सोफे पर पीठ टिकाते हुए कहा, हम उम्मीद तो यही है। वैसे आप नई वीडियो गेम लाए हैं? जगदीश ने उसे घूरते हुए कहा, आपको कैसे पता? सिया ने दांत दिखाते हुए कहा, घर में सब नौकरों को पता है, बस उन्हीं से पता चल गया। बाहर बगीचे में अगस्त्य टेबल के पास खड़ा था।
उसकी नज़र सिया के लैपटॉप और फोन पर थी। उसका एक दिल कर रहा था कि लैपटॉप खोलकर देख ले कि सिया क्या कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल मान नहीं रहा था। उसने अपना हाथ सिया के लैपटॉप की तरफ बढ़ाया और उसे जैसे ही खोलने लगा तभी सिया के फोन पर घंटी बजी। अगस्त्य ने नज़र तिरछी करके देखा तो कोई मैसेज आया था और मैसेज आने की वजह से स्क्रीन चालू हो गई थी। उस पर जानू नाम से मैसेज था। उसने मैसेज की तरफ देखा तो उसमें लिखा था, तुम्हारे पास 2 दिन है, देख लो। अगस्त्य मैसेज पढ़कर हैरान रह गया। उसने खुद से कहा, इतना खास कौन है तो सिया से तुम करके बात कर रहा है। लेकिन उसके किए सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। उसने लैपटॉप की तरफ देखा, जिसे चालू करके की जरूरत थी। वो ही उसे चालू करने लगा तभी उसके कानों में कदमों की आहट आई। तो उसने जल्दी से लैपटॉप और फोन उठाया और उसे लेकर घर के अंदर जाने लगा। तभी उसकी नज़र बगीचे में खड़े एक नौकर पर गई। शायद वही आया था। उसने एक नज़र उस नौकर को देखा, फिर घर के अंदर आया। घर के अंदर आते ही उसके कानों में सिया और जगदीश के हंसने की आवाज पड़ी। उन दोनों की अच्छी बनती थी। जगदीश के लिए सिया उनकी बेटी जैसी थी। सिया भी जगदीश को अपने पापा से कम नहीं मानती थी। वो अक्सर उन्हें खुश ही देखता था। सिया के आने से उसे एक तसल्ली तो थी कि जगदीश अब घर में अकेले नहीं बोर नहीं हुआ करेंगे। उसने उन दोनों की आपस में बातें करने दिया और लैपटॉप कमरे में रख दिया और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया तो उसकी नज़र सिया और जगदीश के हाथों पर गई। वो दोनों गेम्स खेल रहे थे। सिया ने गर्दन उठाकर अगस्त्य को देखा और उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, अगस्त्य जल्दी आओ और हमारे साथ खेलो। इतना कहकर उसने नजरें सामने टीवी की तरफ घुमा दी। अगस्त्य उन्हें वीडियो गेम खेलता देखकर जल्दी से उनके पास गया और सोफे पर सिया के बगल में बैठ गया। सिया ने अपने बगल में रखा रिमोट कंट्रोल उसे पकड़ा दिया। फिर क्या वो तीनों रात भर खेलते रहे। नौकरों ने पहले से ही बहुत कुछ खाने के लिए टेबल पर बहुत कुछ रख दिया था, जिस वजह से वो खाते हुए गेम खेल रहे थे। जैसे जैसे रात बीती वो तीनों वही सो गए। देर रात जब सोते हुए अगस्त्य ने नींद में सिर दूसरी तरफ घुमाया तो उसे सही से सोने में परेशानी होने लगी, जिस वजह से उसने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसके सामने सिया का चेहरा था। सिया के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसे तो होश ही नहीं रहा। वो वैसे ही सोफे पर सिर रखे हुए सिया को सोता हुआ आंखों से देखता रहा। सिया को देखते ही उसकी आंखें वापस से भरी होने लगी और बंद होने लगी। लेकिन तभी उसने देखा सिया सोफे पर सही नहीं लेटी तो उसने आंखें खोल दी और देखा तो खुद को सोफे पर पाया। वो हैरान हो गया। वो वही सो गए थे। उसने पहले जगदीश को हिलाकर उठा दिया और उन्हें कमरे में जाने के लिए कहा। फिर सिया वो वैसे ही सोते हुए बाहों में उठाया और कमरे में लाकर बेड पर लेटा दिया और खुद जैसे ही उसके बगल में लेटने लगा तो उसे सिया के पैरों की याद आई। उसने घड़ी की तरफ देखा, अभी रात के 1 बज रहे थे। किसी नौकर की जगह रहने की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने नजरें सिया की तरफ घुमाई तो वो सूट और सलवार में थी। उसने गले से घूंट नीचे उतारा और अपने गाल पर थपथपाते हुए खुद को जगाने की कोशिश की और टेबल पर रखे अपने फोन से एक नंबर पर कॉल कर दिया, लेकिन सामने से किसी ने फोन नहीं उठाया। वो घर में हेड सर्वेंट को कॉल कर रहा था लेकिन सामने से फोन नहीं उठ रहा था। उसने फोन वापस टेबल पर रखा। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे सिया के लैपटॉप और फोन पर चली गई। उसने सिया की तरफ देखकर खुद से बोला, मेरी पत्नी है, इतना तो कर ही सकता। लेकिन वो गलत भी नहीं सोच रहा था, इतना हक तो वो रखता था। वो पहले बाथरूम में गया और अपना मुंह धोकर नींद को पूरी तरह से गायब करके वापस कमरे में आया और अलमारी से एक हल्फ लोबर निकला और फिर बेड की तरफ बढ़ गया। उसने एक नज़र सिया को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े लोबर को। सिया को एक्यूपंक्चर थेरेपी देना जरूरी था, यही सोचकर वो बेड पर बैठ गया। लेकिन वो वापस से खड़ा हो गया, जैसे उसे लग रहा था कि उससे नहीं होगा। लेकिन अगले पल उसे एक तरीका सूझा और उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और बेड पर आकर सिया को लोबर पहना दिया। सिया के कपड़े बदलने के बाद उसने कमरे की लाइट चालू की तो उसके चेहरे पर पसीना नजर आने लगा। उसके लिए ये काम किसी डील को हासिल करने से भी ज्यादा मुश्किल था। उसने अपने माथे से पसीना साफ किया और फिर एक्यूपंक्चर की सुइयों का बॉक्स ले आया और उसे सिया के पैरों में लगाने लगा। ऐसा करते हुए उसका चेहरा लाल हो रहा था। ये पहली बार नहीं था कि वो सिया के पैर देख रहा था, लेकिन हर बार नौकरानी उसके कपड़े बदल देती थी। लेकिन आज उसने उसके कपड़े बदले थे, यही सोचकर उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसने जल्दी से सिया की एक्यूपंक्चर थेरेपी करी, फिर बॉक्स टेबल पर रखकर बेड पर ऐसे लेट गया था जैसे युद्ध में जीता हुआ खिलाड़ी आराम करता है। बेड पर लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब सिया को एक नज़र देखकर वो अपने दिल में जल रही आग को हवा देना नहीं चाहता था, इसलिए वो आंखें बंद किए ही सोने की कोशिश करने लगा।
अगले दिन अगस्त्य, सिया और जगदीश सुबह नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। तभी घर के खुले गेट से अभिमन्यु अंदर आने लगा और उसके पीछे घर का एक नौकर उसके सूटकेस लेकर आ रहा था। अगस्त्य ने हैरानी से उसे देखा और नजर जगदीश की तरफ घुमा दी। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे इतने दिनों बाद अभिमन्यु को देखकर, जिस वजह से वो जल्दी से खड़े हुए और अभिमन्यु का स्वागत करते हुए बोले, अभिमन्यु बेटा। जगदीश की आवाज सुनकर अभिमन्यु के कदम रुक गए और उसकी नजर जगदीश पर चली गई, जो अपने हाथ फैलाए खड़े थे। उसने नौकर को जाने का इशारा करके वो जल्दी से जगदीश के पास आते हुए बोला, हेलो डैड। कहते हुए वो उनके पास आया और उनके गले लग गया। जगदीश के गले लगते हुए उसने अगस्त्य की तरफ देखा, जिसने खाने का कोर अपने मुंह के पास ले जाते हुए नजर उठाकर उसे देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे को घूर रहे हो। तभी अभिमन्यु मुस्कुरा दिया तो अगस्त्य ने जवाब में अपनी गर्दन नीचे कर ली और खाना खाना जारी रखा। जगदीश ने अभिमन्यु को खुद से अलग करते हुए कहा, बैठो नाश्ता करो। कहते हुए उन्होंने अभिमन्यु को कुर्सी पर बैठा दिया। अभिमन्यु ने कुर्सी पर बैठते हुए सिया की तरफ देखकर कहा, हेलो भाभी जी और भैया। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। अगस्त्य ने बिना उसकी तरफ देखे हेलो कहा। जगदीश ने अभिमन्यु की प्लेट में खाना परोसते हुए कहा, कैसी रही आपकी बिजनेस ट्रिप? अभिमन्यु ने खुश होते हुए कहा, हेड, बहुत अच्छी रही और आपको एक चीज दिखाओ। कहते हुए उसने अपने फोन में से एक तस्वीर जगदीश को दिखाते हुए कहा, ये देखिए डैड, मैंने एक पॉपुलर फैशन शो में प्राइज जीता। कहते हुए उसने अगस्त्य की तरफ देखा। जगदीश ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश मेरे बेटे। अभिमन्यु ने गर्व से अपनी गर्दन उठाते हुए कहा, डैड, अब मैं ए ग्रुप में काम नहीं कर पाऊंगा। अगस्त्य ने नजर उठाकर अभिमन्यु को देखा। वो अपनी जीत में चूर था। अगस्त्य टेबल के उस पार से घूमकर अभिमन्यु के पास आया और कंधा थपथपाते हुए बोला, बधाई दो। इतना कहकर उसने सिया की तरफ देखकर कहा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया। अगस्त्य सबसे विदा लेकर घर से बाहर निकला और कार में बैठकर ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने का कह दिया। कार में बैठे हुए उसने अपना लैपटॉप खोला और उसमें कुछ देखने लगा। उसके दिमाग में कुछ बातें थी और स्क्रीन पर बहुत सी तस्वीरों के साथ बीते दिन की खबरें थी। वो उन्हीं में कुछ ढूंढ रहा था, जिसमें उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगस्त्य का हाथ लैपटॉप पर रुक गया। उसकी नजरें स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर पर। स्क्रीन पर एक ग्रुप की तस्वीर थी, जिसमें अभिमन्यु और उसके बगल में एक और 37 साल का आदमी था। दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। उन दोनों के दोनों तरफ दो दो कुछ 4 लड़कियों थी। अगस्त्य ने सबको एक एक नजर देखा, फिर नजर अभिमन्यु और उसके कंधे पर हाथ रखे आदमी को देखा। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि दोनों बहुत करीब है। अगस्त्य ने उन दोनों को देखकर उस लेख को स्क्रॉल करके नीचे पढ़ने लगा। उस लेख में लिखा था, कल जर्मनी में हुए फैशन शो में जीत प्राप्त करने वाली टीम राइट फैशन कंपनी के द्वारा भेजी गई है। इस कंपनी के सीईओ मिस्टर अभिमन्यु हैं, जो अपनी टीम का साथ देने के लिए आए हुए हैं, और इन ड्रेस को डिजाइन करने वाले डिजाइनर फ्लिक्स है। अगस्त्य ने लेख पढ़ने के बाद लैपटॉप बंद किया और ड्राइवर से कहा, कार यही रोक दो। अभी कार ऑफिस से बहुत दूर थी, जिस वजह से ड्राइवर ने कार रोक दी और अगस्त्य की तरफ देखा तो अगस्त्य ने कहा, मुझे कुछ काम है, तुम ऑफिस जाओ, मैं आता हूँ। इतना कहकर वो कार से निकल गया। ड्राइवर ने अगस्त्य की बात मानकर कार आगे बढ़ा दी। अगस्त्य ने एक नज़र अपनी कार को जाते देखा, फिर वहां से गुजरती टैक्सी को हाथ देकर रोका और उसमें बैठ गया। इधर अभिमन्यु सिया और जगदीश के साथ अपनी बातें करने के बाद अपने कमरे में आ गया था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो अपने सूटकेस खोलते हुए बोला, फ्लिक्स तैयार हो जाओ, हम अभी कहीं जाने वाले हैं। कहते हुए उसने फोन काट दिया और फोन बेड पर रख दिया। फोन रखते के बाद उसने सूटकेस में से ट्रॉफी निकाली और उस पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है, तुम देखना अगस्त्य, मैं तुमसे इतना ऊंचा उठ जाऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारे हाथ भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। कहते हुए उसने तिरछी मुस्कान दी। उसने ट्रॉफी को एक ऊंची जगह पर रखा, जहां पर वो कमरे के हर कोने से दिख सकते। उसके बाद उसने कपड़े बदले और अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से तरका हॉल से गुजरने लगा। तभी उसकी नजर सिया पर गई, जो मुस्कुराते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी। ये देखकर अभिमन्यु ने भन्हे उठाते हुए कहा, इतनी करीबियों। उसे लगा कि वो अगस्त्य से बात कर रही है। सिया ने फोन पर बात करते हुए जब गर्दन घुमाई तो उसकी नजर अभिमन्यु पर चली गई, जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर वो चुप हो गई। अभिमन्यु सिया की नजरें खुद पर आता देखकर आगे बढ़ गया,
लेकिन उसे सिया के ऐसे चुप होने पर हैरानी हुई। उसने कदम गेट की तरफ बढ़ाते हुए पलटकर देखा तो सिया उसे ही देख रही थी। न जाने उसे शक क्यों हुआ। अभिमन्यु के जाने के बाद सिया ने राहत की सांस ली और फोन पर बोली, हाँ जानू, क्या हुआ फिर? सिया अपनी बातों में फिर लग गई, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि अभिमन्यु गेट से बाहर निकलकर एक बार फिर अंदर आकर वापस गया था। अमायरा बहुत तेजी से भाग रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव थे। उसके पीछे कुछ आदमी और भी भाग रहे थे उसे पकड़ने के लिए। अमायरा उनसे बचने के लिए भीड़ में घुस गई, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमायरा ने हाथ से होते हुए उस लड़के का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसके सामने जाना पहचाना चेहरा था। वो रुक गई और बोली, तुम? तभी उसके कानों में कदमों की आवाज पड़ी तो उसने पलटकर पीछे देखा। उन लोगों की वजह से पूरी भीड़ एक तरफ हो गई थी। ये देखकर अमायरा के चेहरे पर डर के भाव आ गए और उसने अपने सामने खड़े लड़के का हाथ पकड़ लिया। उस लड़के ने भी अमायरा को अपने पीछे कर लिया और गुस्से के साथ उन लड़कों को देखा। वो लड़के एक साथ अमायरा को पकड़ने के लिए बढ़े तो एक एक करके उस लड़के ने सबको जमीन पर लिटा दिया। तभी सबके कानों में आवाज आए, कट। गुजरात। इस आवाज के साथ जो लोग जमीन पर थे सब उठकर खड़े हो गए जैसे उन्हें कुछ न हुआ, और अमायरा और उसके बगल में खड़े लड़के ने भी राहत की सांस ली। कट करने वाले आदमी ने ताली बजाते हुए कहा, वेरी गुड अमायरा, और लड़के को, धनुष, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो और अगला सीन शूट करने के बाद बैंक अप करे। आज रात मुंबई के लिए भी निकलना है। उस आदमी की बात मानकर वो दोनों जाकर एक एक कुर्सी पर बैठ गए। वो दोनों शूट की जाने वाली जगह पर कोने में बैठे हुए थे। उन दोनों के बैठते ही वहां खड़ा स्टाफ उनके लिए पानी की बोतल ले आए। अगस्त्य एक कमरे में बैठा हुआ था जो पूरी तरह से बंद और कम रोशनी में था। अगस्त्य ने नजर पूरे कमरे में एक बार फिर घुमाई तो यहाँ दो लकड़ी कुर्सी थी। एक पर वो खुद बैठा था और दूसरी उसके सामने थी, और इन दोनों कुर्सियां को अलग करने का काम बीच में रखी लकड़ी की टेबल कर रही थी। उसकी और उसके सामने रखी कुर्सी के पीछे कमरे में गेट था। एक गेट वो था जिससे वो खुद अंदर आया था और दूसरा वो था जिसके खुलने का इंतजार वो खुद कर रहा था। उसे कुछ पल का ही इंतजार करना पड़ा और उसके सामने का गेट खुल गया। अगस्त्य ने सामने देखा तो एक 35 साल का आदमी खड़ा था। उसकी नजर जब अगस्त्य पर गई तो वो हैरान होकर बोला, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? उस आदमी के पीछे खड़े हवलदार ने उसे अंदर करते हुए कहा, अंदर चलो। कहते हुए उसने उसे अगस्त्य के सामने की कुर्सी पर बैठाकर अगस्त से कहा, आपके पास बस आधा घंटा है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उस आदमी ने पलटकर हवलदार को जाते देखा, फिर गर्दन अगस्त्य की तरफ घुमाकर कहा, जवाब नहीं दिया। अगस्त्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, अगस्त्य नाम है मेरा। बेशक ये उसका दोबारा जन्म था, तो उसके सामने बैठे शख्स को उसके बारे में क्या, उसके नाम के बारे में भी पता न होना लाजमी था। उस आदमी ने भी अपना परिचय दिया, लोकेश। अगस्त्य ने अपने सामने बैठे लोकेश को देखा। वो इस आदमी का नाम कभी नहीं भूल सकता था। उसने नजर दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लोकेश ने भन्हे उठाकर कहा, और इस मेहरबानी की वजह? अगस्त्य ने कहा, मैंने सुना है तुमने एक आदमी के पैरों को ठीक कर दिया जो 3 साल से पैरालाइज थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।